Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, our topic of discussion will be the principles of good writing. एक इफ़ेक्टिव और गुड राइटिंग के प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, आज हम अपने इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी दैट what is good writing? What is effective writing? Effective writing or good writings are those documents which clears, which conveys the idea that the author wanted to convey. मतलब कि जो आथर बात कहना चाहता था, जो आथर अपनी माफी ज़मीर को उस डॉक्यूमेंट के थ्रू आगे डिलीवर करना चाहता था, डॉक्यूमेंट ने भी वो डिलीवर कर दिया. आथर की इंटेंशन कंप्लीट हुई, मुकम्मल हो गई. उस डॉक्यूमेंट ने आथर की इंटेंशन को मुकम्मल कर दिया. दिस टाइप ऑफ राइटिंग can be called as effective writing. So what are the steps of effective writing? According to this document, he says that the process of good writing involves 3 basic steps: preparing, writing and editing. सबसे पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा. जो कुछ आपने लिखना है आप उसको अपने माइंड में ब्रेन वॉशिंग करेंगे और अपने माइंड में ही एक उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, टॉपिक तैयार करेंगे. सबसे पहले तो टॉपिक होगा आपके माइंड में कि मैंने इस पर लिखना है, इस इशू पर लिखना है. फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर एक तैयार होगा, फिर आप लिखने बैठेंगे, फिर आप एडिटिंग करेंगे. तो दीज आर द बेसिक 3 स्टेप्स ऑफ राइटिंग. तो इन तीनों स्टेप्स में फर्दर क्या क्या हो सकते हैं. अब जैसे यहाँ पर इसने 16 इफेक्टिव प्रिंसिपल दिए हैं जो कि लिखने के लिए बेहतर है. अब बेसिक तो 3 स्टेप्स हैं, उनसे आगे 16 बना दिए यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में. तो वो यही होंगे, कहीं पर वो शुरू के जो रूल्स होंगे उनमें वो प्रिपरेशन को डिस्कस करेगा, फिर आगे राइटिंग कैसे करनी है इसको डिस्कस करेगा, फिर आगे एडिटिंग डिस्कस करेगा. इस तरह आप जितने भी कहीं भी आप सर्च कर लें नेट पर, कहीं पर 16 रूल दे दिए जाएंगे, कहीं पर 10 दे दिए असूल, तो कहीं पर 20 दे दिए, जितने भी 40-50 असूल बना लें वो इन्हीं बेसिक 3 प्रिंसिपल से निकले हुए होंगे कि सबसे पहले प्रिपेयरिंग, फिर राइटिंग और फिर एडिटिंग. तो प्रिपेयरिंग में नो योर ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल you should have a goal. What you are wanted to do. आप क्या चाहते हैं ये माइंड में होना चाहिए. क्या ऑब्जेक्टिव है आपकी इस डॉक्यूमेंट का, ये आपके माइंड में होना चाहिए. तो फिर ही आप जो है वो उस डॉक्यूमेंट को उस में जो कुछ लिखा गया है वहाँ आप उसको अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं जो कुछ उसके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है. तो ये सबसे पहले अपने गोल को डिटरमिन कीजिए, अपने गोल को सेट कीजिए और सेट करने के बाद फिर आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाइए. नेक्स्ट है मेक ए लिस्ट, राइट डाउन द आइडियाज और पॉइंट्स यू वांट टू कवर. गोल तो आपको पता चल गया कि मेरा ये गोल है. जो भी आपका गोल है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल के साथ समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ए गोल टू राइट एन एसे ऑन हाउ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, कि पाकिस्तान कैसे मार्ज़ वजूद में आया, आपने आपके माइंड में है कि मैं इस पर एसे लिखूँ. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया, ये आपका एक गोल बन गया. अब आपने अपने माइंड में बना लेना है कि मैंने इसमें क्या कहना है, इससे मैं ऑडियंस तक क्या प्रूव करवाना चाहता हूँ. क्या अपनी आबा और अजदाद की कुर्बानियाँ मैं इससे साबित करवाना चाहता हूँ, या मैं कुछ और क्या यहाँ पर मैं इसमें अपने आथर को, अपने रीडर्स को बताना चाहता हूँ.
तो जो आपका गोल है वो आपने गोल सेट कर लिया। गोल सेट कर लेने के बाद फिर कहते हैं कि मेक ए लिस्ट बनाइए को कौन कौन से पॉइंट्स आपने कवर करने हैं। आया आपने उसमें पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है उसको डिस्कस करना है, आपने जो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो कत्ल गारत हुई थी उसको डिस्कस करना है। तो एक पॉइंट बना लें, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप लिखना चाहते हैं उसके एक पॉइंट्स बनाएं, डू यू वांट टू कवर देम, जिनको आप कवर करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कीजिए, मुनज़्ज़म कीजिए। जस्ट एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड what you want in a messy or disorganized desk drawer, it is hard to find important ideas in a properly organized message. Here are few ways you can organize your ideas. कहते हैं जिस तरह एक ऐसा ड्रार, एक ऐसा डेस्क का दराज जो कि बिल्कुल बदनज़मी से भरा पड़ा हुआ हो, वहाँ पर मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स, मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हुई हों, तो वहाँ पर मतलब की चीज़, अपनी मुराद की चीज़ निकालना मुश्किल हो जाता है। सेम लाइक दैट डिसऑर्गेनाइज्ड चीज़ में डिसऑर्गेनाइज्ड डाटा, डिसऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट मैसेज कवर करने से कासिर होता है। इम्पोर्टेंट मैसेज इट हैज़ नॉट एन एबिलिटी, इट हैज़ नो एबिलिटी टू कवर द इम्पोर्टेंट, टू डिलीवर द इम्पोर्टेंट मैसेज। उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इम्पोर्टेंट मैसेज को डिलीवर कर सके, बल्कि इम्पोर्टेंट मैसेज वहीं पर कहीं दब कर रह जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट में। तो उसमें कहता है कि हेयर आर फ्यू वेज, चंद एक तरीके हैं, यू कैन ऑर्गेनाइज योर डाटा आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला जी, इम्पोर्टेंस। बिगिन विद मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन मूव ऑन द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहता है सबसे पहले सबसे ज़्यादा अहम तरीन जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ जाइए, और फिर उसके बाद पर दूसरे नंबर पर जो अहमियत की हामिल चीज़ है उस पर जाइए, फिर तीसरे नंबर पर जो अहमियत की हामिल चीज़ है उसकी तरफ जाइए। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल आर्डर। क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लिखिए, मतलब तरतीब से लिखिए। जो चीज़ पहले वाक़ई हुई है वो पहले, दूसरे नंबर पर जो वाक़ई हुई है दूसरे नंबर पर आए, तीसरे नंबर पर वाक़ई हुई तो तीसरे नंबर पर आए। ये नहीं कि जो सबसे आखिर में वाक़ई हुई है तो आप उसको पहले बयान कर दें, पहले वाले को आखिर में बयान कर दें, तो ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर नहीं होगा। प्रॉब्लम सोल्यूशन, तो डिफाइन द प्रॉब्लम। कहता है कि अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते वक्त अपना प्रॉब्लम डिफाइन कीजिए। Then describe possible alternatives or the solution you recommend. और फिर आप इसके पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ जाइए कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्वेश्चन आंसर, स्टेट अ क्वेश्चन एंड देन प्रोवाइड योर आंसर। खुद ही सवाल कीजिए और फिर आगे खुद ही उसका जवाब भी निकालिए कि क्या इसका जवाब हो सकता है। खुद वहाँ पर सवाल बनाना है और फिर उसका खुद ही जवाब तलाश करना है। तो इस तरह आप अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक अभी प्रिपरेशन का अमल ही चल रहा है, अभी हम राइटिंग पर नहीं आए। बैक इट अप। जो भी आपका आइडियाज़ हैं, जो आपने ऑर्गेनाइज आइडियाज़ थे, जैसे उसने पहले डिस्कस किया, उन तमाम आइडियाज़ का को बैकअप होना चाहिए। उन तमाम आइडियाज़ का को कोई सपोर्टिंग डिटेल होनी चाहिए उसकी, जो उसको सपोर्ट भी करे। कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। देयर आर कहते हैं नंबर ऑफ वेज यू कैन सपोर्ट योर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को आप मुख्तलिफ तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने आइडिया को पेश कर दिया, आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसको साबित नहीं कर सकते, देयर इज नथिंग टू डू विद योर आइडिया, आइदर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप उसको साबित नहीं कर सकते। जिस चीज़ को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जिस चीज़ की आप वजाहत पेश कर सकते हैं, उस चीज़ को आप जो है वो आपका आइडिया है, उस चीज़ को बयान कीजिए जिस चीज़ को साबित कर सकते हैं।
जिस तरह फॉर एग्जांपल पिछले दिनों मैं एक सुन रहा था एक इंटरव्यू के बारे में, तो वो उसमें कहता है कि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो कहता है कि वहाँ पर कुछ भी हॉबीज़ अपनी बयान कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो गेम खेलता हूँ, मैं तो वीडियो गेम जो है उनको अपनी हॉबीज़ कंसीडर करता हूँ, उनको मैं बयान कर दूँ। तो वो जो टीचर थे वो यही कहते हैं कि अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं हमने गेम को किसी पॉजिटिव मैनर में, तो आप उनको अपने भले पेश कीजिए। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी चीज़ को, यू हैव नो एविडेंस, यू हैव नो सपोर्ट टू योर मेन आइडिया, देन यू कैन नॉट स्टेट योर मेन आइडिया टू अदर्स। तो आप फिर अपने मेन आइडिया को दूसरे तक आगे पेश नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते। इंक्लूडिंग कहता है अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन है, आप उसकी वजाहत कर सकते हैं, आप उसकी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, फैक्ट्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस वहाँ पर शो कर सकते हैं, कोई स्टोरीज़ हैं तो जो आपकी आइडिया को सपोर्ट कर सकती हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स हैं, कोई आदाद शुमार एंड कोटेशंस, किसी जो फिलोसफर्स की कही हुई कोई बात है, कोटेशंस हैं, वो सपोर्ट में आ सकती हैं। तो ज़रूर लाइए। इट इज़ बेस्ट टू यूज़ ए कम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेज टू डेवलप एंड सपोर्ट योर आइडियाज़। कहते ये बेहतरीन है कि आप अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ अप्रोचेज यूज़ करें, सारे के सारे यूज़ कर लें। आप एग्जाम्पल भी ले आएँ, आप एक्सप्लेनेशन भी ले आएँ, फैक्ट्स भी ले आएँ, पर्सनल एक्सपीरियंस भी ले आएँ, ईच एंड एवरीथिंग जिसको आप कंसिडर करते हैं कि वो मेरे आइडियाज़ को प्रमोट कर रही हैं, उस पर फोकस कर रही हैं, तो आप उनको लाइए। नेक्स्ट है सेपरेट मेन आइडियाज़। Each paragraph should have one point or idea captured in a topic sentence. यहाँ पर बात कही है कि दो बातें कही हैं। एक तो ये कि जितने भी पैराग्राफ आप बनाएंगे, एक तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट का मेन आइडिया, और फिर डॉक्यूमेंट के मेन आइडिया को प्रमोट करने के लिए, डॉक्यूमेंट के मेन आइडिया को साबित करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अब आप सपोर्टिंग डिटेल्स देंगे। तो अब आप वहाँ पर सब आइडियाज़ पेश करेंगे। तो वो जो सब आइडियाज़ होंगे वो आपके एक पैराग्राफ में एक सब आइडिया हो, जिसको आप वहाँ पर प्रूव करें। अब आपने उसको प्रूव कर दिया, अब अगले पैराग्राफ की तरफ, अब अगले सब आइडिया की तरफ जाना है, तो वहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ बनाइए उसका। और फिर लिखता है, एक तो ये चीज़, हर पैराग्राफ एक लाजमी तौर पर एक ही बात की तरफ फोकस कर रहा हो। आप बुक्स में भी देख सकते हैं, जब वो पैराग्राफ बनते हैं तो वो इसी तरह करते हैं, एक पैराग्राफ में एक बात की तरफ जा रहा होता है, दूसरा पैराग्राफ में जाता है तो वो वहाँ पर स्विच कर जाता है, दूसरे सब टॉपिक की तरफ, सब आइडिया की तरफ शिफ्ट कर जाता है आथर। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कहता है कि आपने वहाँ पर टॉपिक सेंटेंस जो बनाना है उसमें आइडिया आपका क्लियर होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ इज द टॉपिक सेंटेंस, वो टॉपिक सेंटेंस है। तो वो टॉपिक सेंटेंस आपका उस पैराग्राफ के बारे में बता रहा हो, उस आइडिया के बारे में बता रहा हो कि भाई इसमें ये बात आएगी। वहाँ पर आप स्टेट करें, वहाँ पर आप उसको बयान करें, बयान करने के बाद देन गिव योर सपोर्टिंग डिटेल्स। द टॉपिक sentence is normally the first sentence in the paragraph. Each paragraph should be started by an indentation or by skipping a line. कहते हैं कि हर पैराग्राफ जो है वो इंडेंटेशन से शुरू होता है या लाइन स्किप करने से शुरू होता है। इंडेंटेशन मीन कि आपका जो हाशिया है, हाशिए से आप आधा इंच जंप कर जाते हैं पहली लाइन पे आगे की तरफ। अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ जंप कर जाते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में पैराग्राफ की पहली लाइन इंडेंट कर जाती है, मतलब पहली लाइन आधा इंच जंप कर जाती है राइट साइड की तरफ अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं। तो दूसरा अंदाज ये है पैराग्राफ बनाने का कि आप एक लाइन को स्किप कर जाते हैं, दरमियान में फासला ज़्यादा आ जाता है एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच। हाशिया सेम ही है, पहला पैराग्राफ की पहली लाइन भी हाशिए से स्टार्ट हुई, दूसरे पैराग्राफ की भी पहली लाइन मेन हाशिए से स्टार्ट हुई, लेकिन दोनों पैराग्राफ के बीच में हमने एक लाइन का स्पेस दे दिया, फासला खुला छोड़ दिया। जिस तरह यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे हेडिंग दी हुई है और हेडिंग के बाद जो बात चीज़ आ रही है,
तो उसमें एक फासला है, तो यूँ फासला छोड़ दिया जाता है। तो जैसे ये 6 नंबर हेडिंग आप देख रहे हैं और इसके नीचे 2 लाइनें आ गई, 2 लाइनें आने के बाद ये किस्म का उसने पैराग्राफ टाइप बनाने की कोशिश की और फिर आगे फिर ये देखें यहाँ पर ज़्यादा फासला छोड़ दिया। तो इस तरह यूँ फासला छोड़ दिया जाता है 2 पैराग्राफ के बीच में। एक ये भी अंदाज़ है, दूसरा ये अंदाज़ है कि फासला ना छोड़ें, आप पहली लाइन को इंडेंट कर दें। उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू में लेफ्ट साइड पर इंडेंट कर दें, इंडेंट में जंप कर जाएं पहली लाइन को आधा इंच, और जो है अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो राइट साइड पर इंडेंट कर दें, मीन अपनी लाइन को जंप करा दें। तो इस तरह आइडियाज़ को लिखिए। अब देखें, अब यहाँ पर ये राइटिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। पहले तक प्रिपरेशन था, अब राइटिंग का प्रोसेस हो गया यहाँ पर शुरू। इसी तरह आगे फिर ड्राफ्टिंग का प्रोसेस की बात करेगा, वो एडिटिंग के प्रोसेस की बात करेगा। एक दफ़ा लिखने के बाद फिर हम उसमें काट छांट करते हैं, एडिटिंग करते हैं। यूज़ बुलेट्स और नंबर्स। बुलेट्स और नंबर्स जो है वो इस्तेमाल कीजिए। जहाँ पर ज़रूरी आपने को पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करने हैं तो वहाँ पर बुलेट्स और नंबर दीजिए। जैसे यहाँ पर ये गोल गोल सर्कल में जो है डॉट लगाए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड बुलेट्स। डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर में बुलेट्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, नंबरिंग वो दीजिए अपने आइडियाज़ को, अपने जो पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं उनको। राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। कभी भी ये तो तहरीर की जो है वो ख़राबी है कि आप सेंटेंस को अधूरा छोड़ जाएं। हमेशा सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए, हमेशा सेंटेंस को जो है वो मुकम्मल कीजिए। उसमें कहीं भी जो है सुकम नहीं होना चाहिए, कहीं भी ऐसा ना मालूम हो कि पढ़ने वाले को सेंटेंस ही अधूरा छोड़ दिया और इसमें जो है वो आगे इंफॉर्मेशन ही नहीं आई। क्योंकि सेंटेंस में के 2 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा जो है सब्जेक्ट का है, दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट का है। तो प्रेडिकेट में इंफॉर्मेशन आती है। ये नहीं कि आपने जस्ट सब्जेक्ट लिखा और बस लिख के सब्जेक्ट ही लंबा चौड़ा लिख के और छोड़ के चले गए आप, प्रेडिकेट आया ही नहीं, तो ये चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने हमेशा कंप्लीट सेंटेंस लिखने हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ रहे थे इसके बारे में किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को एक अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये मेरे पास ये मैंने इस स्लाइड के ज़रिए से इसको कवर करने की कोशिश की। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इंशाल्लाह बाकी जो लेक्चर है हम उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।